डायरेक्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, ठीक है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन। ये फर्स्ट क्लास है आपका? नो सर, सेकंड क्लास। सेकेंड क्लास है। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन नहीं आया, व्हाट इज टाइट्रेशन। पिछले क्लास में भी हम लोग पूरा टाइट्रेशन पढ़े थे। एक नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के हेल्प से हम लोग अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन का दूसरे सॉल्यूशन का जो कि अननोन कंसंट्रेशन का होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जो टाइट्रेशन होता है। आई होप आप लैब में एसिड बेस टाइट्रेशन तो एसिड बेस टाइट्रेशन तो देखे होंगे। एक नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है और एक अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है। जनरली जो नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है वो ब्यूरेट में रखा जाता है, और जो ब्यूरेट होता है उस ब्यूरेट में स्केल मार्किंग होता है। वहां पे स्केल मार्किंग होता है, कहीं देखे हैं, लैब गए हैं कभी केमिस्ट्री लैब में? वहाँ पे बीकर लगा होता है, नॉब होता है उसमें, और उसमें सॉल्यूशन सॉल्यूशन होता है। और अपने पास एक कोनिकल फ्लास्क होता है, उस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग जिस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मेजर करना होता है उसको लेते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ पिपेट। पिपेट देखे होंगे, एक रड होता है जहाँ पे यहाँ पे बीच में उस रड में थोड़ा सा वॉल्यूम जैसा स्पेस रहता है, तो 25 ml का पिपेट होता है वो। तो 25 ml मुंह से खींच के उसको भरते हैं। बहुत सारे लोग पी लेते हैं, करते हैं ना, लैब गए होंगे कभी। तो पिपेट से खींचते हैं और मुंह में चला जाता है एसिड। तो पिपेट होता है, वो पिपेट से खींचते हैं और उसमें लेते हैं 50 ml या 25 ml। और उस ब्यूरेट में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उससे उसको टाइट्रेशन करवाया जाता है। उसमें मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन जो है वो फिजिकल डिटेक्शन के लिए, कलर चेंज कहाँ आ रहा है उसके लिए यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर। फिर टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन से हमें वहां पे वॉल्यूम मिलता है, बीकर पे वॉल्यूम मिलता है। बीकर में जो स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन का वो पहले से नोन रहता है, और जो वॉल्यूम हम दूसरे कोनिकल फ्लास्क में जो वॉल्यूम लिए रहते हैं, जो बीकर में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है तो N1 नोन, वॉल्यूम V2 V1 जो है वो कलर जहां पे चेंज हुआ वहां पे वॉल्यूम का रीडिंग ले लिए, तो रीडिंग से वॉल्यूम नोन। और N2 हमें निकालना होता है, और V2 जो है वो पिपेट से मेजर करके लिए रहते हैं 50 ml या 25 ml। तो ये जो प्रोसेस है N1 V1 इक्वल टू N2 V2 यूज करके हम लोग N2 निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। थैंक यू सर। फिलहाल यही है, इससे जितना समझ में आया अच्छा है। अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन है कि मंडे से मोस्ट प्रोबेबली मंडे से आपको बैकअप क्लास मॉर्निंग में चलेगा 10:30 से नहीं 11 से 12, 11 to 12। तो उसमें हम लोग कवर करेंगे जितना हो गया है उसको, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए। सो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मेरा क्या मतलब है इसको देखेंगे कि आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसा होता है। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसको हम लिखे हैं कि ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे आयोडीन यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जो आयोडीन है, जो I2 है, जो कि जीरो स्टेट में है, ये I- में जाता है, तो इसका होता है रिडक्शन। ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ये दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये एवरेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि ये जो थायोसल्फेट सॉल्यूशन जनरली ऑक्सीडाइज होता है इसके साथ I2 से, थायोसल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है I2 के हेल्प से। तो वही हम लोग पढ़ते हैं। ये आइडोमेट्री आइडीमेट्री में डिफरेंस ये है कि एक आइडोमेट्री होता है जिसमें इनडायरेक्ट मेथड है, ये जो I2 है वो डायरेक्टली नहीं यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए। आई ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्मेशन करवाया जाता है, मतलब कॉपर आयोडाइड लिया जाता है या कुछ ऐसा अलग सब्सटेंस लिया जाता है जो रिएक्शन के टाइम में ही I2 फर्निश करता है, एंड दैट I2 इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो हम वहां पे इक्विवेलेंट का रिलेशन कैसे लिखेंगे, तो वो हम आइडोमेट्री में देखते हैं। और आइडीमेट्री, ये डायरेक्ट मेथड से हमारा मतलब है कि इसमें I2 डायरेक्टली आपको दे देगा कि दिस मच अमाउंट ऑफ I2 इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन, तो वो डायरेक्ट मेथड हुआ, तो उसको हम आइडीमेट्री बोलते हैं। बस इतना सा फर्क है दोनों में। तो हम ये बोल रहे हैं कि I- इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। I- से अगर आप जाएंगे तो I- इज अ वीक reducing agent. I- is a weak reducing agent, so that
it can only reduce a strong oxidizing agent. A strong oxidizing agent. The redox change involve, यहां जो redox change होगा, the redox change involve जो लोग नए हैं नोट्स लिखिए, कोशिश करिए समझने का, ज्यादा पैनिक मत होइए, इनिशियल से स्टार्टिंग से करेंगे, सब समझ में आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन छूटा हुआ है, बहुत सा पोर्शन छूटा हुआ है आपको, ऑलमोस्ट 1 मंथ का क्लास छोड़े हैं आप। यस सर। जो मंडे से हमारी क्लास होगी उसकी दूसरी शेड्यूल होगी, स्टार्ट से शुरू होगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से जो किए थे वो शुरू होगी। सर शेड्यूल अलग होगी, शेड्यूल मॉर्निंग में होगी, इवनिंग में आपका रेगुलर क्लास चल रहा है, मॉर्निंग में 11 to 12। The redox change involves liberation of iodine. लिबरेशन ऑफ आयोडीन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी क्लास से निकल जाएंगे। आई होप फ्लक्चुएट किया पार्टिसिपेंट। आज जो पढ़ा रहे हैं ये ऐसा थोड़ी है कि हम आज तक करेंगे या स्टार्ट करेंगे शुरू से तो वो पूरा हम उस बैच को सेपरेट लेके जाएंगे, इसी बैच में मर्ज करने वाले हैं उसको। वो कोई नया नहीं बन रहा है मॉर्निंग में, वो बैकअप क्लास होगा, जो बैकअप क्लास यहीं तक चलेगा जहां आज आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट वो सेपरेट बैच बन रहा है, उस बैच को ज्वाइन करेंगे और वहां से कैरी आउट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो बैकअप क्लास है तो बैकअप क्लास जैसा ही चलेगा, 1 और 2 वीक में हम बैकअप करके कंप्लीट करेंगे उसको। The redox change involve liberation of I2, which is further used as oxidizing agent. Which is further used as a oxidizing agent. So I2 का लिबरेशन हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा है, I minus is a UV weak reducing agent so that it can only reduce a strong oxidizing agent। ये strong oxidizing agent से ये रिड्यूस करता है ये, और ये खुद ऑक्सीडाइज होकर के I2 में जाता है। The redox change involves liberation of I2। ये जो redox reaction होता है उसमें I2 liberate होता है, and that I2 is used as a oxidizing agent, which is further used as oxidizing agent। So ये I2 डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, इनडायरेक्टली लिया जाता है। पहले I2 लिबरेट होता है, वो I2 यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, इसीलिए इसको बोला गया है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये चीज कैसे करते हैं इसको ऑपरेट देखिए, एग्जांपल से समझिए इसको। ऐसा है कि सर कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको ट्रीट करते हैं आप Ki के साथ, रेडॉक्स चेंज होगा, I माइनस है, Ki का मतलब I माइनस हुआ, ये I माइनस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, CuI2 बनेगा, और प्लस में K2SO4 देगा। बैलेंस करना हो तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये CuI2 जो होता है, ये CuI2 जो है सर, ये रिलीज करता है, ये बनाता है Cu2I2 एंड प्लस में I2 रिलीज करता है, यहाँ 2 लगा लीजिए, बैलेंस हो जाए। तो ये रिएक्शन है, यहाँ पे कॉपर +2 स्टेट में है, यहाँ पे +2 स्टेट में ही जाता है कॉपर, CuI2 रखा हुआ है, यहाँ -1 है, और यहाँ भी आयोडीन जो है वो -1 में ही है, तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। आप इसको ओवरऑल लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को आप ओवरऑल लिख सकते हैं। ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को आप लिखेंगे ना, इस दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिख सकते हैं आप, तो क्या आएगा आपको कि CuSO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स। अब देखिए अगर इसको ऐड करना हो ना तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 CuSO4 आ जाएगा, इसको 2 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि ये कॉपर आयोडाइड जो इंटरमीडिएट बना है ना वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, इंटरमीडिएट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा यहाँ 2 आ जाने से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4Ki।
और ये दे देगा Cu2I2 प्लस I2 प्लस 2K2SO4। तो एक्चुअल में रिएक्शन ये लिखा जाता है, ये जो डायरेक्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, ये लिखा जाता है रिएक्शन। ये रिएक्शन आया कहाँ से है, इसके लिए हम आपको स्प्लिटिंग दिखाए हैं, स्प्लिट करके दिखाएं कि ये रिएक्शन आया कहाँ से है। कि सर CuSO4 कॉपर सल्फेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ कॉपर आयोडाइड देता है, K2SO4 देता है। ये पोटेशियम आयोडाइड कुछ देर के लिए अगर इसको आप हिट करते हैं कॉपर आयोडाइड को, तो 2 मॉलिक्यूल्स कॉपर आयोडाइड क्यूप्रस आयोडाइड में टूटता है, प्लस I2 देता है। और यही जो लिबरेटेड आयोडीन है ना, ये जो लिबरेटेड आयोडीन है, दिस इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हुआ ना इनडायरेक्ट में। आयोडीन के बारे में डायरेक्ट आपको नहीं बताएगा, आपको बताएगा कॉपर सल्फेट के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन देगा पोटेशियम कॉपर सल्फेट के बारे में, पोटेशियम आयोडाइड के बारे में। उससे आपको इक्विवेलेंट यूज करके निकालना है कि I2 कितना लिबरेट होगा, और I2 जितना लिबरेट होगा उस बिहाफ पे आप ये बता पाएंगे कि फिर इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है कि I2 अगर इतना लिबरेट हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सामने वाले कितने को ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर है ये बात। ये जो फर्निस्ड I2 है, ये सल्फेट थायोसल्फेट सॉल्यूशन Na2H2O3। क्या आपको याद है कि I2 प्लस Na2H2O3 क्या होता था? क्या हम लोग जब मोस्ट इंपोर्टेंट सम इंपोर्टेंट रिएक्शन हम लोग जब लिख रहे थे, तो क्या वहां पे हम ये बात लिखे थे? सम इंपोर्टेंट रिएक्शन जब हम लिख रहे थे, तो क्या उस लिस्ट में हमारा ये भी रिएक्शन था क्या? I2 प्लस Na2H2O3 ये क्या देता है सर? Na2H2O3 जो है वो Na2S4O6 देता है, और ये सोडियम आयोडाइड रिलीज करता है। अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगेगा, और सॉरी Na2 होगा, Na2S4O6 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगेगा। क्या हम लोग इंपोर्टेंट रिएक्शन में ये लिखे थे लिस्ट में या नहीं? सो सर सल्फर यहाँ पे +2 स्टेट में होता है, और यहाँ पे +2.5 स्टेट में होता है। वैसा बहुत बार लिए हैं हम ये एग्जांपल, Na2H2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बार निकाले हैं हम, एन फैक्टर निकालने के लिए इसका एग्जांपल लिए थे। तो ये प्रोसेस होता है। अगर इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, तो हम जनरल अगर बनाए यहाँ पे, जनरल जो हम ग्राम इक्विवेलेंट का जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो हम ये यूज कर सकते हैं सर कि इस केस में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ potassium iodide is equal to gram equivalent of I2 is equal to gram equivalent of Na2S2O3। और अगर आपको यूज करना है तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2S4O6। लिख सकते हैं ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो यही बोलता है ना कि जितने भी रिएक्टेंट ये सारे यूज हुए हैं, ये सबके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे सर। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लॉ से आप ये यूज कर पाएंगे। और यही पे क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है। तो वहां से आप ये वो इक्वालिटी आप यूज कर लेंगे। Ki के बारे में दिया है और आपको Na2S2O3 के बारे में निकालना है, तो आप इसको और इसको इक्वेट कर लेंगे। आपको I2 के बारे में डायरेक्ट तो गिवन होगा ही नहीं, I2 के बारे में तो कॉपर सल्फेट के बारे में गिवन है और I2 के बारे में निकालना है, तो आप इस दोनों को इक्वेट कर लेंगे। समझ रहे हैं बात? सो कॉपर सल्फेट अगर पोटेशियम आयोडाइड से कंप्लीट रिएक्ट किया है, तो अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। और जितना आयोडीन बना है उसका भी इक्विवेलेंट बना इक्वल। और दैट आयोडीन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज आल्सो इक्वल। और टोटल सोडियम थायोसल्फेट अगर कन्वर्ट हो गया है आपका Na2S4O6 में, तो Na2S4O6 का भी ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा। तो ये हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से इक्वल करते हैं। अब क्वेश्चंस में जैसा इंफॉर्मेशन गिवन होगा और जो हमें निकालना होगा, उसके हिसाब से हम इसको डील करेंगे। क्या डन है? चलिए लिखिए क्वेश्चन। फर्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन, ब्लीचिंग पाउडर एंड bleaching powder and
bleach solution are produced on a large scale, produced on a large scale and used in household product. The effectiveness of bleach solution is often measured by iodometry. Okay, 25 ml of bleach solution 25 ml of bleach solution was mixed with 30 ml of 0.5 molar Ki and 10 ml of 4 normal acetic acid. In the titration, the liberated iodine 48 ml of 0.25 normal Na2S2O3 was used to react Excuse me, sir. yes Sir, Na2S2O3 है. सेकंड कर देता हूं, आप आगे उस वर्ड को स्किप करके आगे बढ़िए. Was used to reach end point the molarity of bleaching solution is the molarity of bleach solution is bleaching powder and bleach solution are produced on a larger scale and used in household product. The effectiveness of bleach solution is often measured by iodometry. 25 ml of bleach solution was mixed with 30 ml of 0.5 normal Ki and 10 ml of 4 normal acetic. In the titration, the liberated I2 48 ml of 0.25 normal Na2S2O3 was used to reach
एंड पॉइंट द मोलरिटी ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन इज। देखिए यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है। यहाँ से अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाता है कि आप स्टार्ट करिए यहाँ से, आधा क्वेश्चन आते आते स्टार्टिंग का पॉइंट ही भूल जाते हैं लोग, है ना। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय आइडियोमेट्री, यहाँ तक इस क्वेश्चन का कुछ लेना देना है ही नहीं। यहाँ तक जो है वो प्लॉट तैयार कर रहा है वो, कि क्वेश्चन हमें क्या बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन का बिल्कुल प्लॉट तैयार कर रहा है, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से, इस पार्ट का, यहाँ तक कि ब्लीच पाउडर एंड ब्लीच सॉल्यूशन वाज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड यूज्ड प्रोडक्ट, द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन कितना इफेक्टिव है वो ऑफन मेजर किया जाता है आइडियोमेट्री से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से कि 25 ml ब्लीच सॉल्यूशन वाज मिक्स्ड विद 30 ml ऑफ दिस मच मोलर KI। इतना ml ब्लीच सॉल्यूशन है जिसको इतना ml इतना मोलर KI के साथ ट्रीट किया जाता है, इतना ml इतना नॉर्मल एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। और इस टाइट्रेशन में जो लिबरेटेड आयोडीन है, दैट लिबरेटेड आयोडीन इज ऑक्सीडाइजेस 48 ml 0.25 normal Na2H2O3, this much I2 इतना ml इतना normal, this was used to reach the end point। जब Na2H2O3 यूज जाता है तो ये I2 जो है 48 ml यूज होता है 0.25 नॉर्मल Na2H2O3 का मिक्सचर सॉल्यूशन इस जनरेटेड I2 के थ्रू, तब जाके एंड पॉइंट आता है। तो हमें पता करना है कि ये जो ब्लीच का सॉल्यूशन है, ये जो ब्लीच पाउडर ब्लीचिंग सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी क्या है। तो पहले तो आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को कोशिश करिए, थोड़ा एक दो बार आप उसको पढ़िए, खुद से समझने का कोशिश करिए कि ये लिख क्या रहा है, कैसे लिख रहा है, ये क्या हो रहा होगा यहाँ पे। मैं आपको अगर थोड़ा सा सिचुएशन का हिंट्स दूं तो ये होगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो होता है CaOCl2 या CaOCl का होल Cl, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लोग बता रहे थे, डील कर रहे थे, तो वहां पे बताए थे आपको कि CaOCl2 को लिखने के बजाय अगर आप CaOCl का होल Cl लिखते हैं तो दैट इज बेटर, बिकॉज दीज टू क्लोरीन आर डिफरेंट, इट इज नॉट सेम क्लोरीन। अगर इसको आप CH3COOH के साथ ट्रीट करिएगा ना, तो ये देगा आपको कैल्शियम एसिटेट CaCHCOO माइनस या CH3 सॉरी CaCH3COO माइनस का होल ट्वाइस, कैल्शियम एसिटेट है ये, प्लस H2O एंड प्लस में देगा Cl2, प्लस में Cl2। अब ये जो Cl2 है ये पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है, दिस Cl2 इज ट्रीटेड विथ Ki। अब ये जनरेट करता है KCl प्लस I2, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, ये सिचुएशन है। अब ये जो I2 प्रोड्यूस हो रहा है, दिस I2 इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ Na2H2O3। ये जो I2 है ये यूज हो रहा है इसके ऑक्सीडेशन में, Na2H2O3 के ऑक्सीडेशन, और ये बना रहा है Na2S4O6 प्लस NaI, बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 यहाँ 2। तो ये है क्वेश्चन का सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या गिवन है और कैसे हम ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करके हम क्या निकालेंगे, सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ बिल्कुल, कितना 48 ml कितना नॉर्मल 0.25 नॉर्मल, इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन, इतना यूज होता है। I2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ब्लीच सॉल्यूशन के बारे में हमको निकालने के लिए बोल रहा है, इसकी मोलारिटी हमको चाहिए, इसकी हमें क्या चाहिए, मोलारिटी ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है, दिस इज द क्वेश्चन, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो भाई ये किसी भी चीज से रिएक्ट करे, अल्टीमेटली I2 प्रोड्यूस किया है। क्या हम यहाँ पे ये रिलेशन यूज कर पाएंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ब्लीचिंग सॉल्यूशन CaOCl का होल Cl, दिस मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। क्या हम ये रिलेशन यूज कर पाएंगे? केवल आपको ये समझना है, ये कितना भी स्टेप से होके गुजरा है, ये इससे रिएक्ट किया, ये इससे रिएक्ट किया, फाइनली I2 दिया, हर स्टेप में ये इक्विवेलेंट लॉ वैलिड है। इक्विवेलेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर दिस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम एसिटेट फॉर्म इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 प्रोड्यूस इज इक्वल टू potassium iodide, equivalent of potassium iodide is equal to equivalent of KCl is equal to equivalent of I2 is equal to equivalent of Na2H2O3। तो जब सारे इक्वल हैं तो क्या हम ये दो चीज यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलिए।
और अगर हम कर सकते हैं ये दो चीज इक्वल, तो क्या इसका ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालें? आप निकालें मोलरिटी, मोलरिटी मतलब कैपिटल एम ना, हाँ, मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, इसके बारे में सर, इसके बारे में 0.25 क्या है, नॉर्मलिटी, तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वॉल्यूम 48 ml में है तो 10⁻³ कर दीजिए। ओके, अब इसके बारे में एन फैक्टर और वॉल्यूम के बारे में कुछ बताइए मुझे। CaOCl का वॉल्यूम गिवन है क्या क्वेश्चन में? CaOCl क्या वॉल्यूम गिवन है? सर 25 ml। 25 ml, बिल्कुल 25 ml ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन वाज मिक्स्ड, 25 ml। चलिए वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम ले लिए हम 25 ml इंटू 10⁻³ लीटर में आ गया। एन फैक्टर कैलकुलेशन, मोलारिटी तो हमको निकालना ही है, एन फैक्टर बताइए आप लोग, बहुत दिनों से हम एन फैक्टर कर रहे हैं, आप लोग बताइए जल्दी से। 48 इंटू 10⁻³ एन फैक्टर बताइए, इसको तो हम यहीं से कैंसिल कर पाएंगे आराम से। ब्लीचिंग पाउडर का एन फैक्टर क्या लिया जाए दोस्त? अरे यार 2 लेंगे यार, आप लोग बड़े कंफ्यूज करते हो यार। सर 2। कैल्शियम OCl का होल Cl है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त आपको क्लियरली बताया गया है, इस पे +2 चार्ज होता है, इस होल पे -2 चार्ज होता है, फिर इसको हम कैसे कंपनसेट करते हैं कि इस क्लोरीन पे -1 चार्ज लेते हैं, फिर OCl पे -1 होता है ओवरऑल, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो इसीलिए क्लोरीन पे होता है +1। पूरा ब्रेकिंग आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर का, और उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि इसका एन फैक्टर बताइए, और इतना देर में रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग। ये शो करता है कि रिवाइज नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और आपको अगर ये लग रहा है ना कि एक बार पढ़े आप और कालिदास हो गया, आपको वरदान थोड़ी मिला है यार, मिला है क्या कि बस छू लो और सारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? नया है, पहली बार आप देख रहे हैं, सब लोग बोलता है यार, एक बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर चीजें फिट हो जाएगा दिमाग में। लेकिन उतना नहीं करने के लिए तैयार है तो कैसे काम चलेगा बताइए जरा। एकदम रिवाइज नहीं करते हैं चीजों को। क्या हम इसको 100 कर लें और इसको भी कैंसिल कर लें, तो क्या हम आपको ये बोले कि मोलरिटी इज इक्वल टू 48/2 इंटू 100। सो ये हो गया 2, ये हो गया 4। सो मोलरिटी इज इक्वल टू 0.24 मोलर। अब बताइए कितना बड़ा क्वेश्चन था ये? छोटू सा क्वेश्चन था ना, लेकिन कितना लंबा क्वेश्चन बनाया। देखिए जरा, इसका स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते जो है हालत खराब हो जाएंगे आपके। आपको इतना सारा चीज लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के ये इन्फॉर्मेशन चीज यूज कर पाएंगे कि हम इक्वेशन कैसे लिखें। आप ये डायरेक्ट लिखेंगे, और जब आप ये डायरेक्ट लिखेंगे तो 2 लाइन में इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। आपको ये सब सिचुएशन लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, वो तो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या सिचुएशन जो लैंग्वेज लिखा है उसको हम डिकोड। डन है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। न्यू वाले सरेंडर मत करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल इस बात के लिए सरेंडर मत करिए कि प्रीवियस क्लास मेरा छूट गया है तो मुझे 0% कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। जो चीजें हम प्रीवियसली छोड़ दी, जैसे एन फैक्टर, अगर आपको नए स्टूडेंट को अगर एन फैक्टर ये 2 कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया बहुत अच्छे से, तो इसके लिए स्ट्रगल नहीं करना है फिलहाल। आप और चीजें समझ में आई क्या? एन फैक्टर हम लोग करेंगे ना फ्रेश में, फिर समझ में आ जाएगा। आयोडीमेट्री क्या था ये डायरेक्ट मेथड था। इस टेट्रेशन में I2 का अमाउंट डायरेक्ट मेंशन रहता है। इन दिस टेट्रेशन a standard solution of I2 a standard solution of I2 is used to titrate easily oxidizable
easily oxidizable substance. It includes the estimation of thiosulfate, sulfite, and arsenide solution. एंड आर्सेनाइड्स। ये तीनों रिएक्शंस केवल आप देख लीजिए कि जब थायोसल्फेट H2O3 2- होता है और इसका जब आप आयोडीन के साथ एस्टिमेशन करते हैं, रिएक्शन देखते हैं, तो ये I2 के साथ S4O6 2- देता है, प्लस में 2I- देता है। जब सल्फाइड का रिएक्शन होता है, सल्फाइड मतलब SO3 2-, इसका जब I2 के साथ रिएक्शन होता है एक्वस मीडियम में H2O में, तो ये देता है SO4 2- प्लस H प्लस 2H+ कर दीजिए 2I-, और आर्सेनेट की बारी आई तो AsO3 3- प्लस I2 प्लस H2O, AsO4 2- देगा, प्लस 2H प्लस 2I-। तो ये चेंजेस अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये चेंजेस तो हम लोग खूब किए। Na2S2O3 I2 के प्रेजेंस में Na2S4 में कन्वर्ट होता है, और चेंजेस में हमको पता है कि एन फैक्टर +2 से +2.5 जाता है, 0.5 का चेंज होता है, 2 सल्फर के लिए टोटल 1 का चेंज होता है, एन फैक्टर 1 होता है। इसके लिए खूब एनालिसिस किए हैं। तो सल्फेट और आर्सेनेट पे क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं, तो इस रिएक्शंस को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ भी करिए। What mass of Na2S2O3 into 5H2O is needed to make 500 ml of 2 normal solution? For the reaction, Na2S2O3 plus I2 gives Na2S4O6 plus Na. What mass of this is needed to make this much ml of this much normal solution for reaction of this? आपको रिएक्शन भी मेंशन है, मास निकालना है। क्या किया है? बोलिए। What mass of this is needed
to make this much ml of this much normal solution. हाइड्रेटेड थायोसल्फेट है 5H2O Ajax. ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे इसका? मोलर मास बाय एन फैक्टर. मोलर मास बताइए. 23 into 2 फॉर सोडियम, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46. सल्फर का 32 into 2 64. ऑक्सीजन का 48 और ये हो गया 5 into 18 90. ऐड कीजिए कितना होगा? क्या हम ये ठीक लिख रहे हैं? 248 ग्राम ठीक लिख रहे हैं मोलर मास? तो बताइए क्या हम 248 ग्राम मोलर मास ठीक लिख रहे हैं या कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको? एन फैक्टर बताइए इसका डिवाइडेड बाय एन फैक्टर बताइए कितना होगा? एन फैक्टर होगा 2. करेक्ट. सही बात है गलत बात है? एन फैक्टर 2. ठीक है. सो ये आ जाएगा आपका x बाय 124. दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट. सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन 500 into 2 नॉर्मल 10 raised to the power -3. सो ये हो जाएगा, ये तो एग्जैक्टली 1 हो जाएगा. क्या बोलते हो? 1 हो जाएगा ना? यस सर. ये एग्जैक्टली हो जाएगा 1. यस. ये दोनों ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. x by 124 is equal to 1, x is equal to 24. चेक कीजिए जरा. डन है. नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम. परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम. परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम. ओलियम का फॉर्मूला बताएंगे कोई? नहीं पता. अरे क्यों नहीं पता? ओलियम का फॉर्मूला हम लोग किए हैं. सर H2S2O7. H2S2O7 बिल्कुल. H2S2O7.
ओलियम जो होता है वो मिक्सचर ऑफ SO3 प्लस H2SO4 होता है। जब हम लोग ये बनाए थे ना, जब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे और रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे, तब हम आपको बताए थे ये फॉर्मूला ओलियम का H2S2O7। SO3 और H2SO4 का मिक्सचर है ओलियम। इसको कंबाइन करके लिखिए ना, ये H2 और सल्फर 2 हो जाएंगे तो S2 और ऑक्सीजन हो जाएगा 3 + 4 7, सो ऑक्सीजन हो जाएगा 7। सो ये कंबाइनली बोला जाता है ओलियम। इसमें SO3 होता है और H2SO4 होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो SO3 है ना, ये SO3 फ्री SO3 होता है जो कि H2SO4 में डिसॉल्व रहता है। तो जब आप इस ओलियम के सॉल्यूशन में वाटर मिलाते हैं ना, तो ये वाटर इस फ्री SO3 से कंबाइन करके इसको भी बदल देता है H2SO4 में, और आपको पूरा का पूरा मिक्सचर, पूरा का पूरा सॉल्यूशन H2SO4 का मिल जाता है आपको। तो पहली बात तो आपको ओलियम समझ में आया कि ओलियम क्या होता है। तो ओलियम होता है SO3 और H2SO4 का मिक्सचर। कंबाइनली अगर आप फॉर्मूला बोलते हैं ओलियम का, तो वो H2S2O3 होता है। ठीक, अब ये H2SO4 में फ्री SO3 प्रेजेंट होता है। तो जब इस ओलियम के सॉल्यूशन में, जब इस ओलियम में हम लोग वाटर मिक्स करते हैं, तो वो वाटर SO3 से कंबाइन करता है और SO3 से कंबाइन करके ये H2SO4 देता है। ठीक है, तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम का मतलब होता है कि जितना फ्री अमाउंट में SO3 बचा हुआ है, जितना फ्री अमाउंट में SO3 बचा हुआ है, वही तो H2O के साथ कंबाइन करेगा ना। ये जो SO3 ओलियम में, मान लो SO3 जो है वो कुछ भी अमाउंट में x ग्राम मान लो SO3 है उसमें, ठीक ना, तो ये x ग्राम H2O से कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, SO3 H2O H2SO4। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप ये बोल सकते हो कि ये 18 ग्राम इसका मोलर मास होता है, और इसका मोलर मास कितना होता है बताओ, 32 + 48 कितना, 80 हो जाएगा। सो 80 ग्राम इसका मोलर मास होता है। तो मीन्स 80 ग्राम SO3 को कंबाइन करने के लिए कितने ग्राम वाटर चाहिए, 18 ग्राम वाटर चाहिए। तो x ग्राम के लिए क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 80 ग्राम SO3 फ्री है तो 18 ग्राम चाहिए, तो x ग्राम के लिए, x ग्राम SO3 अगर फ्री है तो 18/80 इंटू x लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। दिस मच ग्राम वाटर इज रिक्वायर्ड, H2O इज रिक्वायर्ड, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो होता क्या है कि ओलियम जिस कंटेनर में स्टोर्ड होता है, जिस कंटेनर में ओलियम स्टोर्ड होता है ना, उस कंटेनर पे एक लेबलिंग लगा रहता है। लेबलिंग तो हर कंटेनर पे लगा रहता है, केमिस्ट्री के लैब में जाएंगे तो सारे कंटेनर पे लेबल लगा रहता है, और ये लेबल इस सॉल्यूशन के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है हमें। तो इस लेबलिंग पे परसेंटेज लिखा रहता है। जैसे वो परसेंटेज जो होता है ना, वो हमेशा 100 ज्यादा होता है, 100 + x, दिस मच परसेंट लिखा रहता है इसमें। के फॉर्म में नहीं लिखा रहता है, वो लिखा रहता है 101%, 102%, 108%, 110%, 112%, मतलब 100 से ज्यादा लिखा रहता है। वो जो ज्यादा अमाउंट रहता है, 100 से जितना ज्यादा अमाउंट रहता है ना, दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ SO3 प्रेजेंट इन दैट ओलियम सैंपल। नहीं आया बात समझ में? अगर 109% लिखा हुआ है ओलियम पे अगर मान लीजिए 112%, मान लीजिए 112% लिखा हुआ है ओलियम पे, ओलियम के सैंपल पे, इसका मतलब है कि इस ओलियम सैंपल का 100 ग्राम अगर निकाला जाए तो 100 ग्राम में जितने फ्री SO3 होंगे, फ्री SO3 required 12 ग्राम ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू H2SO। आया समझ में? 100 से जितना परसेंटेज होगा, हमें परसेंटेज है ना, that indicates the amount of water needed to convert free SO3 into H2SO4 in that oleum sample। आया में या बिल्कुल नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया, रिपीट इट वंस अगेन। ओलियम का लैंग्वेज पकड़िए। ओलियम हम आपको बोल रहे हैं कि ओलियम के सैंपल में फ्री SO3 होता है। ओलियम का मतलब है SO3 + H2SO4 का मिक्सचर। हम आपको बोल रहे हैं कि इस पे परसेंटेज लेबलिंग रहता है, जैसे सब और सारे सॉल्यूशन पे हम लोग कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन लिखा होता है 2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर। तो अब इससे क्या निकालते हैं कंक्लूजन? अगर H2SO4 के सॉल्यूशन पे बोतल पे लिखा हुआ है 2 मोलर, तो आप समझते हैं ना कि इस सॉल्यूशन का अगर हम 1 लीटर ले लें तो उसमें 2 मोल H2SO4 डिसॉल्व होगा। ये तो 2 मोलर का मतलब होता है। आ रहा है बात समझ में? अगर 3 मोलर, 5 मोलर, 30 मोलर या 30 नॉर्मल अगर लिखा हुआ है तो कि सर ये लीटर में मेजर किया जाता है, या मोलर अगर लिखा हुआ है स्मॉल m
मोलर समझ में आ रहा है आपको? तो अगर मोलर लिखा हुआ है कि ये जो सॉल्यूशन है वो 5 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन का अगर 1 kg लिया जाए तो इसमें 5 मोल H2SO4 होंगे। यही मीनिंग होता है ना एक्चुअल। तो यहाँ पे जो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम है, तो परसेंटेज लिखा रहता है यहाँ पे, और वो परसेंटेज हमेशा 100 से ज्यादा रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 100 से जितना ज्यादा रहता है ना, 100 से प्लस एक्स, हम वही लिखे हैं कि ये जो एक्स अमाउंट रहता है ना ज्यादा, दिस एक्स इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ SO3 फ्री प्रेजेंट इन इस वॉल्यूम सैंपल में कितने SO3 फ्री है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए, कितना अमाउंट में, वो अमाउंट यहाँ पे रहता है, वो चीज इंडिकेट करता है ये। तो हम इसके हेल्प से अगर कहीं 112% हम आपको एग्जांपल दे दें कि 112% अगर वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो ये हमें समझ में आया ना कि 12 ग्राम वाटर नीडेड। तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते कि 12 ग्राम वाटर के लिए SO, इसका मतलब SO3 कितना फ्री प्रेजेंट है क्या? अरे 18 ग्राम वाटर अगर चाहिए तो इसका मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन में, उस वॉल्यूम के सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 80 ग्राम SO3 प्रेजेंट। अगर कोई वॉल्यूम का सैंपल है 100 ग्राम ले और उसमें 80 ग्राम SO3 प्रेजेंट हो, तो दैट वॉल्यूम सैंपल इज लेबल्ड एज 118%। 118% का मतलब है कि 18 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है इस वॉल्यूम सैंपल में जो फ्री SO3 है उससे कंबाइन करने के लिए। तो 18 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, इसका मतलब फ्री SO3 है कितना? 80 ग्राम। क्लियर है? यस। चलिए अब लैंग्वेज लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जो क्लियर है वो ठीक है, अब जो क्लियर नहीं है वो डेफिनेशन से जाते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, कुछ एग्जांपल्स, क्लियर हो जाएगा। सो सिंपल का परसेंटेज लेवलिंग क्वेश्चन में गिवन होता है, ऐसे ही इतना परसेंट वॉल्यूम लेवलिंग है, आप बताइए कि फ्री SO3 इस वॉल्यूम सैंपल में कितना है, ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें कि फ्री SO3 कितना है इसमें, या कितने वाटर्स, मतलब अमाउंट क्या है, तो इस तरह से देता है यहाँ पे वॉल्यूम सैंपल के बारे में। तो हम लिखे हैं परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम इज SO3 gas dissolve in H2SO4, dissolve in H2SO4। वॉल्यूम क्या है? SO3 gas dissolve in H2SO4 है, that is mixture of SO3 and H2SO4। क्लियर? ये SO3 और H2SO4 का मिक्सचर है।
Sir, your sound is not audible. डन है ये चीज? साउंड क्लियर अभी? Yes, sir. Now your voice is clear. ठीक ठीक। चलिए, तो ओलियम के बारे में सर हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 मोल ओलियम जो है 1 मोल वाटर के साथ मिक्स करने पे 2 मोल H2SO4 मिलता है हमें। सो परसेंटेज ओलियम, लेवलिंग ऑफ ओलियम अगर बोलेंगे आप, Sir, please can you slide up? स्ट्रक्चर तक लिख लिए थे ना? No, ओके, No, sir. चलिए लिखिए आराम से। sir. थोड़ा और ऊपर कीजिए। ओके, ठीक है, ये डन। Yes. 1 minute, sir. तो फर्स्ट परसेंटेज लेवलिंग का, इफ ओलियम सैंपल इज लेवल्ड if oleum sample is leveled 109%, ठीक है, कैलकुलेट फ्री SO3, ठीक है, समझिए जरा। 109% लेवल है, उस बोतल पे लिखा है, ओलियम के सैंपल वाले बोतल पे लिखा है क्यों चाहिए डेफिनेशन? मीनिंग समझिए, क्वेश्चन बनाइए, क्यों चाहिए डेफिनेशन? बोर्ड का पार्ट नहीं है, डोंट वरी। इफ ओलियम सैंपल इज लेवल्ड, अदरवाइज लिखवा देंगे, डोंट वरी। 109%, इफ ओलियम सैंपल इज लेवल्ड 109%, बोतल पे 109% लिखा हुआ है, कैलकुलेट फ्री SO3। क्या किया जाए? पहली बात तो आप ये समझिए यहाँ पे, जो फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया पहली बार, कि 109 का मतलब है कि 100 ग्राम ओलियम को 9 ग्राम वाटर चाहिए, H2O चाहिए, जिससे इसमें जो फ्री SO3 और H2SO4 है
वो कंबाइन करके कंप्लीटली H2SO4 में कन्वर्ट हो जाए, कंप्लीटली ये $109 ग्राम H2SO4 में कन्वर्ट हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? बोलिए। चेक कीजिए, SO3 प्लस H2O gives H2SO4। H2O कितना ग्राम गिवन है आपको? 9 ग्राम। आपको इक्वेशन देख के पता है कि 18 ग्राम H2O रिक्वायर्ड होता है, 18 ग्राम H2O कंबाइन विथ 80 ग्राम ऑफ SO3। क्लियर? तो सर 9 ग्राम H2O कितने से कंबाइन करेगा? 80/18 इंटू 9। क्या ठीक है क्या? 40 ग्राम SO3। सो अगर 100 ग्राम ओलियम का सैंपल 9 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, इसको 9 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, 100 ग्राम ओलियम सैंपल को 9 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, तो 40 ग्राम SO3 इसका मतलब उसमें फ्री है। समझ रहे हैं बात? 40 ग्राम उसमें SO3 फ्री है। हंड्रेड 900 ग्राम और 40 ग्राम SO3, SO4 का अमाउंट कितना है? दैट इज sample has 40 gram SO3 and 60 gram H2SO4 in 100 gram sample। 109% किसी ओलियम के लेवल है तो उस 109% ओलियम सैंपल का मतलब है 40 ग्राम SO3 होगा और 60 ग्राम H2SO4 होगा उसके 100 ग्राम सैंपल। आप लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे? An oleum sample is leveled at 118%. Calculate percentage of free SO3. Calculate percentage of SO3. Calculate percentage of free SO3. बताएंगे? सर करेंगे। करिए। मैं इसको होमवर्क कर देता हूँ पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 इससे आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, 2 वॉल्यूम H2O2, 3 H2O2, इस टाइप का क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज करते हैं। तो क्या मतलब है 2 वॉल्यूम H2O2 का? क्या मतलब है 30 वॉल्यूम H2? यस, ये परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज फ्री SO3 निकालना है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होता है सर, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर हमको कहीं पे दिया हुआ है H2O2 का, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, तो हम उस H2O2 का मोलरिटी कैसे निकालेंगे और नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ volume strength of H2O2 is x, अगर ये गिवन है, देन आपको दो ही चीजें याद रखना है, मोलरिटी इज इक्वल टू x बाय 11.2, अगर आपको मोलरिटी चाहिए तो, एंड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x बाय 5.6। तो यहां से मोलरिटी मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। साउंड इज नॉट क्लियर साक्षी? अभी भी प्रॉब्लम है? Molarity is x by 11.2, normality is x by 5.6. If volume strength of H2O2 is x, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसी क्वेश्चन में H2O2 का गिवन है, तो हम वहां से मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे और नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए आपको सीधी सीधी बात लिखना है, याद रखना है कि मोलारिटी इज इक्वल टू x बाय 11.2 होता है और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x बाय 5.6 होता है, दैट इज नॉर्मेलिटी। कैसे आता है ये फॉर्मूला, आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आप एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन देखिए।